जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। जैसा कि आपको इल्म है कि हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले और इंसान ज़ात से प्यार करने वाले उस इंसान को हम इस स्क्रीन पे लेके आएँ जिसके थ्रू यकीनन आपको कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। दुनिया में मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ बिजनेस करते हैं, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ में एक्सपर्ट हैं और अपना नाम कमाते हैं। और हम मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हर उस इंसान को भी कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पर लेके आएँ, और हमारा मकसद एक ही होता है कि आप कुछ न कुछ उनसे सीख सकें और जान सकें कि दुनिया में मुख्तलिफ लोग क्या कर रहे हैं। तो उस हवाले से आज जो मेरे साथ गेस्ट है मिस महविश कुतुब साहिबा है, जिसका ताल्लुक कराची से होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट है और योगा के हवाले से एक्सपर्टीज है, मेडिटेशन के हवाले से भी एक्सपर्ट्स है, बहुत सी खूबियों की मालिक है, बहुत सा एक्सपर्टीज है उसके पास। तो हम चाहेंगे कि उसका अगर हम तारुफ कराना चाहें तो इतना तारुफ हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट होते हैं और 30 मिनट में यकीनन हमें गुफ्तगू भी करनी होती है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि रात के इस खूबसूरत पहर में महविश कुतुब समेत सभी देखने वालों को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहाँ होंगे हमेशा खुश होंगे और अपने नेक मकसद में, नेक ख्वाहिशात में मसरूफ़ अमल होंगे। और हम दुआगू हैं कि आपका जो नेक अमल है या आपका जो जदोजहद है, मेहनत कर रहे हैं, यकीनन उसमें आपकी कामयाबी होगी। तो सबसे पहले मैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए महविश कुतुब साहिबा को मैं वेलकम कहूँगा अपने शो में शामिल होने पर, और एक मरतबा फिर मैं सलाम कहूँगा। जी महविश साहिबा, क्या हाल चाल है, आपकी तबीयत कैसी है, मिजाज कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? जी जी, वालेकुम अस्सलाम रमेश, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया है, और इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन था कि मोटिवेशन आ गई। बंदा थोड़ा रात के इस पैर में थोड़ा सा डाउन हो रहा होता है, थका हुआ होता है, लेकिन आप यकीन करें लफ्ज़ों में देखें कितनी ताकत होती है। आपने जिस तरीके से स्टार्ट किया, मैं ज़रूर आपको उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा आपका इंट्रोडक्शन था कि एकदम से जो है ना एक एनर्जी आई कैन फील इन मी कि आज ही अब बात करनी है, बहुत मज़े की और बहुत अच्छी सी। और मैं ठीक-ठाक हूँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। बस थोड़ी कराची में गर्मी वगैरह आज थोड़ी सी ज़्यादा थी, कुछ हीट वेव वाला सिलसिला था आज, तो उसकी वज़ह से थोड़ा डाउन चल रहा है। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, ओके, और अपने विज़न पे, अपने काम पे सरगर्म, बस यही सब चल रहा है। जी रमेश। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। मेरे साहिबा, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिएगा, ताकि बहुत से नाज़रीन जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में यकीनन आपको कुछ कम जानते होंगे, लेकिन आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर माशाल्लाह आप छाई हुई है और सभी आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा तारुफ कर दीजिएगा। चले, वैसे कि मुझे आप लोगों से पता चल रहा है कि सोशल मीडिया पे मैं छाई हुई हूँ इस तरह से। आप बस मेरा मतलब खुद का इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं था। देखिए, मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि लोगों को अच्छी बातें, अच्छे मैसेजेस, और अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है जो कि मैं पहुँचा सकती हूँ, और एक तरह से अल्लाह ताला की मुझे ये दी हुई एक अमानत है, जो कि अगर मैं सिर्फ अपने पास अगर लेकर बैठ जाऊँ तो वो मुझे सही नहीं लग रहा होता। इस कॉज को देखते हुए आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं उसको लोगों तक पहुँचा सकूँ। अब वो सोशल मीडिया पे अगर सर्कुलेट कर रही है, लोग उसे देख रहे हैं, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दूसरे लोगों का, कि वो उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अ होलिस्टिक हेल्थ कोच एंड होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट, और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के साथ मेरी एफिलिएशंस हैं। मैं यूएस अलायंस योगा एक्सपर्ट भी हूँ, और असल में मैं अपनी जो होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंसी देती हूँ, तो उसमें जो टेक्निक्स यूज़ करती हूँ वो योगा की ही टेक्निक्स होती हैं। जिस और भी बहुत सारी टेक्निक्स हम जो कि नेचुरोपैथी से रिलेट कर रही होती हैं, जिसके अंदर प्रोफेटिक मेडिसिन भी शामिल है, जिसके अंदर कपिंग थेरेपी भी शामिल है, ड्राई कपिंग भी शामिल है। यानी कि हम नेचुरोपैथी को यूज़ करते हुए, आप ये कह लें ऑल्टरनेट मेडिसिन, कि हम चाहते हैं कि दुनिया और लोग, और ख़ासकर हमारा जो पाकिस्तान है, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों से उनकी जान छूटे, और जो अपना एक हीलिंग प्रोसेस है जो कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की बॉडी के अंदर रखा हुआ है कि वो अपने आप को, हर बीमारी को हील कर सकता है। बस उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, अपने माइंड से अपनी बॉडी को हील कर सकता है, हम उस चीज़ को प्रमोट कर सकें। तो मैं इसी विजन को लेके चल रही हूँ, और साथ साथ मेरा एक विजन भी है कि मैं यूथ डेवलपमेंट में अपना रोल जो प्ले कर सकती हूँ वो करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो उनके जो यूथ होती है वो उनसे कनेक्टेड होती है। कि यूथ जितना मेंटली स्ट्रांग होगी, जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, जितना ज़्यादा सही रास्ते पे चलेगी, वो कंट्री को, ना सिर्फ कंट्री को
को बल्कि अपने घर को भी बहुत अच्छे से लीड कर सकती है। तो जहाँ मुझे लैकिंग्स लग रही होती हैं, ऑब्जर्वेशन थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पास रहती है, तो जहाँ मुझे लैकिंग्स लग रही होती हैं तो आई ट्राई कि मैं उस को जितना सही करने में मदद कर सकती हूँ, या जो चीज़ मुझे लगती है कि मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ यूथ को, तो मैं वो दे सकूँ। इन आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, यू कैन कॉल इट टीचिंग, यू कैन कॉल इट ट्रेनिंग, यू कैन कॉल इट सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, आप उसको कुछ भी नाम दे लें, बट द मोटिव इज दैट कि आप यूथ को हम मेंटली तौर पर एक स्ट्रॉन्ग यूथ बना सकें और उनको सही डायरेक्शंस दे सकें, बिकॉज आई बिलीव कि यूथ में बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें डायरेक्शन चाहिए कि उन्हें कोई सही डायरेक्शन देने वाला हो। जी रामेश। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा मैं साहिबा आपका तारुफ जानकर और आपकी सोच को जानकर यकीनन बहुत खुशी हुई दिली तौर, और उम्मीद करता हूँ कि जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी पसंद आया होगा आपका तारुफ और आपकी सोच सुनकर। अच्छा, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं आप, तो ये एज क्या है, थोड़ा बहुत अगर जानकारी दे दें इसके मुतालिक। आपके नाम के साथ भी लिखा हुआ है और थोड़ा यूनिक भी है, हालांकि बहुत से लोगों को इल्म होगा, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा, हो सकता है कुछ लोगों को इल्म ना हो, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि सिखाने का है ना, तो इस मुतालिक थोड़ा बता दें। नहीं रामेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यही हो रही है कि होलिस्टिक हेल्थ को बहुत से लोग अवेयर नहीं है इस बारे में। ये मुझे बहुत बार कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि भाई इस नाम के अलावा ना कुछ और लगा दो जो लोगों को समझ में आए, बट मैंने ये सही नहीं समझा, क्योंकि देखिए जिस चीज की अवेयरनेस नहीं है उसको लेके हमें अवेयरनेस देनी है, ना कि हम उस चीज को लेके पीछे हट जाएं और भाग जाएं। इसीलिए मैं अपने साथ इसी नाम को लेके मैंने कनेक्ट किया, और मैं जितना भी काम कर रही हूँ वो होलिस्टिक हेल्थ के कॉन्सेप्ट को लेकर ही चल रही हूँ, बिकॉज मैंने जो अपनी जिंदगी में अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, उससे मुझे यही समझ में आया है कि होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच ही एक वो अप्रोच हो सकती है जिसमें इंसान हर लिहाज से अपनी लाइफ को जो है ना वो बेटरमेंट की तरफ जा सकता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर स्ट्रेस और मैनेजमेंट, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर स्पिरिचुअल। मतलब ये तीन जो लेयर्स हैं, चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करती हूँ इसी बात के साथ साथ कि होलिस्टिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट यही है कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो 3 लेयर्स पर है। जैसे आप या मैं, हम इंसान जो हैं वो 3 लेयर्स पर हैं। एक हमारी फिजिकल बॉडी है जो कि हम सब देख सकते हैं, जो कि हमें नजर आ रही होती है, लेकिन इसके पीछे हमारी एक मेंटल बॉडी यानी कि माइंड लेयर और फिर एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है। और एक इंसान जब जिंदगी गुजार रहा होता है तो इन तीनों बॉडी को लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, और इन तीनों लेयर्स में से अगर कोई एक लेयर भी डिस्टर्ब होती है तो वो उसको डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी बीमारियों का कॉज, हमारी बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आपकी फिजिकल बॉडी पे नजर आ रही होती हैं, लेकिन उसका कॉज कहीं ना कहीं आपकी मेंटल बॉडी पे होता है। तो नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं कि हम उसको हील करने की कोशिश करते हैं फिजिकल बॉडी पे, जिसकी वजह से हमें टेम्परेरी तो रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन हम एक अच्छी और बेहतर जिंदगी की तरफ नहीं जा पाते। तो अगर हम ये जब डिसाइड कर लेते हैं और जब हम ये देख लेते हैं कि जी प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है हमारी मेंटल लेयर पर, और फिर हम उसे हील करने की कोशिश करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर आते हैं। आप जिंदगी के अंदर आप कह सकते हैं कि जॉयफुल लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ और साथ साथ सेहत, ये जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है कि जो आई थिंक सबका इस पे हक है, सबको ऐसे जीने का सोचना चाहिए। और बहुत सी बीमारियां, आप रमेश यकीन करें कि वो हमारी स्पिरिचुअल बीमारियां होती हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल डिजीजेज होती हैं, जो कि डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स की शक्ल में मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जलना, किसी से हसद करना, झूठ बोलना, ये सारी बीमारियां एक स्पिरिचुअल बीमारियां हैं, स्पिरिचुअल डिजीजेज हैं, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन ये स्पिरिचुअल डिजीजेज बहुत बड़ा कॉज है हमारी जिंदगी से खुशियां खत्म कर देने की, हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारी बीमारियों का रीजन बनने की। आपकी स्पिरिचुअल डिजीजेज आपकी ऑर्गन को खराब करती हैं, आपके माइंड को खराब करती हैं, आपके हार्ट को खराब करती हैं, आपके लिवर को खराब करती हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी शायद, बट इट्स वेरी ट्रू, ये बाकायदा पूरी साइंस है कि झूठ बोलना, हसद करना या फिर इस किस्म की और जो स्पिरिचुअल बीमारियां हैं वो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स पर इफेक्ट करती हैं। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, कि आपने इन तीनों लेयर्स पे काम करना है। आपको स्पिरिचुअली भी हेल्दी होना चाहिए कि आप इन तमाम बीमारियों से पाक हो, आपको मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, तो फिर यकीनन आप फिजिकल लेयर पर भी अच्छे रह पाओगे और एक वेल बीइंग जिसे कहते हैं या बेटर लाइफ कह सकते हैं या जॉयफुल लाइफ, उसकी तरफ आप मूव करोगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ।
अच्छा मेरे साहब, आप मुख्तलिफ इदारों के साथ भी काम करते हैं और आपसे मुख्तलिफ लोगों की मुलाकात होती होगी, लेकिन वो भी कुछ इस पर यकीन नहीं करते होंगे, तो फिर आप उसको कैसे यकीन दिलाती हैं? इसकी क्या वजूहत है? वो यकीन क्यों नहीं करते हैं? क्या उसको फ़ायदा महसूस नहीं होता, या आंसू नहीं कर पाते हैं, या कहीं ना कहीं समझने की मुश्किलात होती है? थोड़ा इस हवाले से। अच्छा रामेश, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जितने भी लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे किसी ने डिसएग्री किया हो, क्योंकि मैं बड़ी साइंटिफिकली वे से, हम लॉजिक्स लेके चलते हैं। अगर हम मेंटल बीमारियों की बात कर रहे हैं तो मेरा एक अभी प्रोग्राम गया था सेशन, हमने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की बात की। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स वो हैं जो कि आपके मेंटल लेयर पे हो रहे होते हैं और आपके बॉडी को खराब कर रहे होते हैं, और इसमें किसी दो राय की बात ही नहीं है। साइंस इस बात को प्रूव कर रही है, डॉक्टर्स इस बात को सेकंड करते हैं कि बहुत सी, इनफैक्ट बहुत सी रिसर्च ये होती है, ये की गई है कि जितनी भी 100% आपकी आप हॉस्पिटल जो जाते हैं या फिर पेशेंट्स के विजिट जो होते हैं, वो उनके 90% या आई थिंक इससे भी कुछ ज्यादा 90 to 95% आपके साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि उन बीमारियों का रीजन आपके मेंटल लेयर पे होता है। तो इसमें तो मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो बिलीव नहीं करता। और जहां तक स्पिरिचुअल बीमारियों की बात है तो उस पर भी क्योंकि सब लोग रिलीजन को अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, चाहे वो जिस भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो। हर रिलीजन के अंदर जो स्पिरिचुअल बीमारियां हैं वो एक ही हैं। हर रिलीजन के अंदर झूठ बोलने से मना किया गया है, हर रिलीजन के अंदर गीबत करने से या फिर किसी को गलत अल्फाज बोलने से या फिर जलन और हसद की जो एक कैफियत होती है उससे मना किया गया है। तो जब हम उनको ये रीजंस देते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जब किसी रिलीजन के मानने वाले हैं, आप रूहानियत को समझते हैं, तो आपको इस बात पे भी बिलीव है कि इन तमाम चीजों से इंसान को बचना चाहिए, तो यकीनन इसके कहीं ना कहीं इफेक्ट्स होते हैं जो आपकी जिंदगी पे पड़ रहे होते हैं। ये ऐसी ही मना नहीं है किसी भी इस्लाम के अंदर, इसके बहुत बड़े इफेक्ट्स हैं कि जो आपकी बॉडी के ऊपर पड़ रहे होते हैं। और इसके अलावा एक साइंस है जिसको हम फ्रिक्वेंसी साइंस या फिर आप इसको एनर्जी साइंस कह सकते हैं, जो कि इट्स अ कंप्लीट साइंस, आप भी जाके रिसर्च कर सकते हैं। और योगा जब मैंने पढ़ा था, जब मैं और पढ़ती रहती हूँ अभी साथ साथ, तो एक्चुअली हम उस एनर्जी साइंस के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। इट्स अ एनर्जी नेटवर्क, कि हमारे इर्द गिर्द तमाम एनर्जी नेटवर्क है। वो एनर्जी नेटवर्क जितना ज्यादा हार्मफुल होगा उतना ज्यादा आपकी जिंदगी और आपके लिए नुकसान होगा, और वो नेटवर्क जितना ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा होगा, आपकी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी और आप फिजिकली भी हेल्दी रहोगे। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उस एनर्जी नेटवर्क को साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं। मुझे कभी भी इस तरह का नहीं हुआ सामना। और फिर जब वो मेरे साथ सेशंस कंडक्ट करते हैं और थोड़ी सी तब्दीली देखते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर, कि वाकई जब हम पॉजिटिविटी की तरफ आए, हमने कुछ थेरेपीज की, हमने कुछ एक्सरसाइजेस की, हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, तो हम वाकई अपने अंदर बेहतरी महसूस कर रहे हैं। तो आप समझ लें 90-98% तो अल्हम्दुलिल्लाह सब में बेहतरी आती है, जो कि अपने इस पॉजिटिव माइंड के साथ आए। तो आई कैन नॉट से कि लोगों ने कभी इसके अगेंस्ट गए हों। बस बात ये है रमेश, के लोगों को ये मैसेज नहीं पता, लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं है। अगर उनको अवेयरनेस दी जाए तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत कम लोग होंगे जो कि इस बात को डिसएग्री करें या ना माने, क्योंकि सब कुछ खुला है, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कि मुबहम है। ऐसी चीज नहीं है, सब कुछ ओपन है। आप जाएं, जाके सर्च करें, पढ़ाई करें, इल्म हासिल करें, आपको कुछ सब समझ में नजर आ जाएगा। अच्छा मेरे साहब ये बताएं कि योगा जो मतलब आप उसमें भी एक्सपर्टीज रखती हैं, तो योगा के हवाले से बहुत से नाज़रीन को इल्म नहीं है। हालांकि मैं काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ कि योगा एक अच्छी चीज़ है, जितनी तक मेरी नॉलेज है बहुत से लोग उसको नेगेटिव वे में लेते हैं और उस पर अमल नहीं करते। हालांकि पाकिस्तान में कितने अरसे से योगा हो रहा है, दूसरे ममालिक में भी हो रहा है, लेकिन नेगेटिव क्यों लेते हैं और उसकी क्या खूबियां हैं, क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं? थोड़ा सा इस हवाले से रोशनी डाल दें। जी जरूर इस पे रोशनी डाली जानी चाहिए, और जरूर डाली जानी चाहिए कि देखें योगा जो है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे ले रहे हो। अगर देखा जाए तो इस जैसा फिजिकल, अगर आप उसको सिर्फ फिजिकल लेयर पे ले रहे हो तो एक जैसा फिजिकल एक्सरसाइज जो कि आपके जैसे कि कोई फिजियोथेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी के अंदर क्या कर रहे होते हैं डॉक्टर्स? मूव करवा रहे होते हैं, आपके मसल्स को मूव करते हैं, आपकी स्पाइन को मूव करते हैं, आपके टिश्यूज को मूव करते हैं, जिससे आपकी थेरेपी, जिससे आपकी एक्टिवेट होते हैं तमाम चीजें, या ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। तो योगा अगर आप फिजिकल लेयर पे देखें तो सिर्फ वही काम कर रहा होता है। और अगर आप
उसका देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करें। और फिर अगर आप दूसरे लेयर पे उसको देखें कि वो मेंटल लेवल पे कैसे काम करता है, तो इसके अंदर एक आप ये समझ लें कि योगा इज अ टेक्निक, इट्स जस्ट अ टेक्निक। जिस तरह की कोई और टेक्निक्स हो सकती हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, योगा इसी तरह से वो टेक्निक है। इसको पता नहीं लोग क्यों इतना बड़ा वो समझते हैं। इट्स जस्ट अ टूल। किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पंखा सही करना है तो वी नीड अ टूल कि हम उस पंखे को कैसे सही करें, हम बगैर टूल के उसको सही नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हमें अपने मसल्स को इम्प्रूव करना है, अगर हमें अपने मेंटल हेल्थ को, जिसके अंदर आप कहें कि फोकस लेवल और अवेयरनेस लेवल को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको किसी टूल की जरूरत है। अगर मैं ऐसे ही कहूँ कि आप अपने मेंटल लेवल को बढ़ा लें, आपका फोकस लेवल अच्छा होना चाहिए, या फॉर एग्जांपल हम बच्चों से ये बात कह रहे होते हैं कि आप अपने फोकस लेवल बढ़ाओ, बच्चे आप पढ़ो, अच्छे से फोकस करके पढ़ो, बट वी आर नॉट गिविंग देम अ टूल। हम उनको टूल नहीं दे रहे कि भाई आपने बढ़ाना कैसे है अपना फोकस। जब उस बच्चे को ये नहीं मालूम कि फोकस है क्या चीज, तो वो उस वक्त अप्लाई कैसे करेगा। तो योगा सिर्फ और सिर्फ ये काम करता है कि वो आपको ऑर्गेनाइज कर देता है, वो आपके माइंड को प्रोग्राम कर देता है कि आपने अपनी डेली रूटीन के अंदर किस तरीके से अपने फोकस लेवल को बढ़ाना है, आपने अपने डेली रूटीन के अंदर किस तरीके से मूव करना है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी का क्या पॉस्चर होना चाहिए, आपके मसल्स बैलेंस हो जाएंगे, आपकी स्पाइन करेक्ट हो जाएगी। जब आप योगा करेंगे तो आपकी स्पाइन करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरे योगा के पॉस्चर जो हैं वो एक तरह से मूव कर रहे होते हैं आपके स्पाइन के इर्द गिर्द। और यही योगा का कॉन्सेप्ट है कि जितना इंसान का स्पाइन करेक्ट होगा उतना ज्यादा वो हैप्पी और हेल्दी रहेगा, क्योंकि ये पूरा नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हुआ होता है आपका स्पाइन जो है। तो इस तरीके से अगर आप इसको फिजिकल लेवल पे देखो तो ये आपके स्पाइन पे काम कर रहा होता है, आपके मसल्स पे काम कर रहा होता है, आप हेल्दी रहते हो। आप मेंटल लेयर पे देखो तो ये आपका फोकस लेवल बढ़ाता है, क्योंकि इसमें ऐसी टेक्निक्स शामिल हैं जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के जरिए हम अप्लाई करवाते हैं, या फिर मेडिटेशन, यहाँ मुराकबा जिसे कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ योगा कि आप उसका नाम आप योगा रख लें या मेडिटेशन रख लें, देखिए नाम आप कुछ भी रख लें, द गोल इज फोकस लेवल बढ़ाना, गोल इज स्पाइन को करेक्ट करना, और द गोल इज अपनी स्पिरिचुअल लेवल को अगर कुछ लोग टच करना चाहें, जो कि मेडिटेशन के जरिए ही होता है, अपने कनेक्शन को बिल्ड करना। तो इसलिए योगा के कॉन्सेप्ट को किसी कॉन्ट्रोवर्सी में ना पड़े। आई थिंक एक हेल्दी चीज है, एक हेल्दी एक्टिविटी है, उसको एज अ टूल अपनी जिंदगी में लाएं, इस कॉन्सेप्ट के साथ कि हमने जो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने अपनी जिंदगी में लर्न करनी है, उसमें सबसे पहली चीज अपनी माइंड प्रोग्रामिंग। हमारी जो आदतें बुरी और खराब हो चुकी हैं वो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अब उसको दोबारा से रीप्रोग्राम करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। ये इजी टास्क नहीं है कि हम जो बचपन से किसी आदतों के अंदर हैं, हम जो बचपन से किसी एक तरह की बातें सुनते आ रहे हैं, उसको हम चेंज कर लें। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ये चीज। तो योगा उसमें आपकी हेल्प करता है आपके माइंड को प्रोग्राम करने में, कि जब ये हम ये नहीं कह सकते कि एक दिन आप योगा करेंगे दूसरे दिन आप बिल्कुल फिट पार्ट एकदम सही, ऐसे नहीं होगा। आपका लाइफ स्टाइल में जब चेंज आएगा, जब आप उसकी चीजों को अप्लाई करना शुरू करेंगे, कि खाना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, सोचना कैसे है, इवन थिंकिंग आपने कैसी रखनी है, अपनी थिंकिंग पैटर्न कैसे रखना है, उसको आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी में बेहतरी आने लगेगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप एक दफा ये सीख जाए तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जिंदगी भर योगा करते रहें। आप अपनी जिंदगी भी अच्छे से गुजार रहे हैं, हैप्पीली गुजार रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं अच्छा सा, आप हैप्पी हैं, हेल्थी हैं, आपको कोई बीमारियां नहीं है, तो आप योगा ही कर रहे हो। इट्स अ काइंड ऑफ योगा कि अगर आप अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार रहे हो लाइफ स्टाइल, तो वो भी आप एक तरह का योगा ही कर रहे हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसके अंदर कोई दूसरी चीजें शामिल करो। जी रामेश, बहुत अच्छा लगा आपका तफसीली जवाब सुनकर, लेकिन इसी में मेरा एक और सवाल है कि हम योगा करने के लिए एक तो कौन सी एज चाहिए, मतलब बच्चा भी कर सकता है या बड़ी एज कितनी तक, एक तो ये, और दूसरा ये टाइमिंग क्या होना चाहिए, और उसके कोई और तरीकेकार है या सभी के लिए एक ही तरीकेकार है प्रोसीजर है, थोड़ा सा इस मुताबिक क्वेश्चन। देखें योगा किसी भी एज में किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ तो जो बच्चा पैदा होता है वो पैदाइशी योगी होता है। वो योगी इसलिए किस लिहाज से होता है कि वो अच्छा सोच रहा होता है, उसके जहन में कोई बात नहीं होती। बच्चे कितने पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं ना बच्चे, तो वो एक तरह का योगा ही कर रहा है, वो पॉजिटिव थिंकिंग है। और दूसरा कि जब बच्चे, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती है, वो पूरे हाथ पांव मोड़ लेते हैं। अगर आप फिजिकल लेयर पे बात करें
तो वो तब भी योगा ही कर रहे होते हैं। बच्चा जब रोता है, बच्चा जब फोकस करता है किसी भी चीज को, आपने बच्चों का फोकस लेवल देखा होगा कि कितना, जब वो अगर जब किसी चीज को सुन रहे होते हैं तो वो उस वक्त उसी चीज को सुन रहे होते हैं। और वो आप कभी कभी नोट कीजिएगा, जो 2 years 3 years, मेरे घर में भी जो बच्चे होते हैं, भांजा भांजी, मैं उनको बहुत नोट कर रही होती हूँ, उनका फोकस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जिस टाइम वो फोकस कर रहे हैं, वो चाहे अपनी पेरेंट की बात सुन रहे हैं या फिर वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कोई गांधी मार रहे हैं घर के अंदर, कोई अपने कोई चीजों को तोड़ फोड़ ही रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, वो उस वक्त फोकस और अवेयरनेस के साथ वो कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग योगा एट दैट टाइम। वो बच्चा उस वक्त योगा कर रहा है अगर वो अपने फुल अवेयरनेस के साथ कर रहा है, तो बच्चे तो पैदाइशी योगी होते हैं। और जब अगर आप एक्सरसाइजेस की बात करें कि बच्चों को एक्सरसाइज कब करना चाहिए, तो देखें दुनिया भर के अंदर तो ये स्कूल्स के अंदर राइज कर दिया गया है कि आपने बहुत से स्कूल्स ऐसे भी हैं, मैंने स्टडी किया था कि वो अपने शुरू होने से पहले क्लासेस 15 मिनट के लिए, जो उनकी क्लासेस में बच्चे जाते हैं, तो वो 15 मिनट के लिए बच्चों को टेबल से नीचे बिठाकर और 15 मिनट के लिए सिर्फ उन्हें कहते हैं कि खामोश हो जाएं, और खामोश होने के बाद सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन लेवल को बढ़ाएं, तो वो उस टाइम योगा करते हैं। तो स्कूल्स में आप ये किसी भी टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो। आप बचपन से अपने बच्चों को अगर अच्छी सोचने की तरबियत दे रहे हो, बच्चे को पॉजिटिव चीज की तरफ लेके जा रहे हो, उनको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवा रहे हो, तो आप उसके लिए कोई टाइम एज लिमिट नहीं है। इसी तरह अगर आप मैक्सिमम एज की बात करो, तब भी उसके लिए कोई नहीं है। आपको 100 साल 120 साल के योगीज भी दिखेंगे फिजिकली योगा करते हुए, तो इसके ऊपर कोई एज की कोई कैद नहीं है। आप किसी भी टाइम पे योगा कर सकते हो और कर रहे होते हो। जो लोग ग्रेट फोकस वाले होते हैं, जो लोग जिंदगी में बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, वो फोकस के बगैर नहीं उसे कर सकते, दे आर एक्चुअली योगीज, जो कि योगा के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो। और दूसरा आपने सवाल किया था कि ये किस टाइम पे किया जाना चाहिए, तो इसके लिए टाइम जो सबसे बेहतर है, वो अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सबसे बेहतर टाइम इसका 2 टाइम का है। एक तो जब सूरज निकल रहा हो, सुबह का टाइम, और दूसरा टाइम जब सूरज गुरूब हो रहा हो, क्योंकि इन दोनों टाइम में जो यूनिवर्स है उसकी जो एनर्जीज हैं वो काफी ज्यादा अपने पीक लेवल पर होती हैं। तो जब आप योगा करते हो, ब्रीदिंग करते हो, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप योगा करते हैं, हम उसमें ब्रीदिंग को काफी तेज कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन ज्यादा अपनी बॉडी को पहुंचा रहे होते हैं। तो जब वो ब्रीदिंग के जरिए ऑक्सीजन ज्यादा पहुंच रही होती है बॉडी को, तो जाहिर सी बात है कि जब इन्वायरमेंट में ज्यादा अच्छी एनर्जीज होंगी, तो वो आपकी बॉडी को हील करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। इसलिए ये 2 टाइम बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो कोई कैद नहीं है, आप किसी भी टाइम पे, कुछ ना करने से ज्यादा बेहतर है कि आप योगा कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए या स्ट्रेचिंग कीजिए, कुछ भी नाम दे लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए बस। अगर आपको योगा के नाम से चले कोई प्रॉब्लम भी है तो योगा के नाम को हटा दें, बट एक्सरसाइज कीजिए इन स्ट्रेचिंग फॉर्म, इन स्ट्रेंथ बिल्डिंग फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। अच्छा मैम साहब, जैसे अभी आपने एक्सरसाइज का नाम लिया, तो एक्सरसाइज और योगा में एक तो डिफरेंस क्या है? हालांकि एक्सरसाइज लोग खुशी से करते हैं, योगा थोड़ा बहुत डिफिकल्ट से करता है। एक मेरा सवाल ये है। दूसरा ये कि जिम भी जाते हैं हम, हर कई जगह जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं और वॉक कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये, फॉर एग्जाम्पल हम योगा करते भी हैं तो हमें क्या नुकसान आता है? मेरी नजर में चलो ठीक है, हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन टाइम के अलावा भी और क्या नुकसान है? अगर हम मुझे फायदा नहीं होता तो नुकसान क्या है? थोड़ा सा इस वाला से रोशनी डालो। अच्छा, नुकसानात की जो आपने बात की, देखिए नुकसान इसमें वैसे तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपको एक टीचर के लिए या फिर अगर हम क्लिनिकल योगा जो करवाते हैं, कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कभी किसी की, कुछ मूव्स करने के दौरान, कि उनके लिए वो एक्सरसाइज बेहतर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हर्निया का प्रॉब्लम है, तो हम बहुत एहतियात के साथ उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, सारे पोजेस उसके लिए बेहतर नहीं होते। किसी को ब्लड प्रेशर है, तो उस ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हमें देख के एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। उसमें से कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो नुकसानदेह हो सकती हैं। किसी को आंखों का मसला है, तो हम बहुत से एक्सरसाइजेस के दरमियान जो है वो अपना सर नीचे करते हैं, तो वो एक्सरसाइजेस उनके लिए नहीं होती, वो उनके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इसी तरीके से और काफी सारी बीमारियां हैं जो कि एक बिलखुसूस उस बीमारी के लिए या उस बंदा किसी चीज से सफर कर रहा है, तो वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट हो, आपको पता है आप फिजिकली बिल्कुल फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी नॉलेज में और मेरी इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि योगा आपको नुकसान दे सकता है। उसका एक तरीका जो है, अगर उसको उस लिहाज से किया जाए, जैसे कि उसकी रेंजेस हैं,
अब आप फ्लेक्सिबल नहीं हो और आप बिल्कुल कोशिश करो मैं एक दिन में पूरा उल्टा हो जाऊं, मुड़ जाऊं, तोड़ जाऊं, तो वो आपको नुकसान कर देगा। तो इसीलिए आप उन रेंजेस को देखते हुए अगर चले और तरीके से चलें बिल्कुल, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अनटिल अनलेस आपको कोई लिमिटेशंस ना हो, आपको कोई दूसरी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम है तो आपको योगा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, आपको यकीनन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर किसी क्लिनिकल थेरेपिस्ट से करना चाहिए, वही आपको ये देगा। आप इसको ये कह सकते हैं रामेश कि इट्स लाइक अ मेडिसिन, योगा इज लाइक अ मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन को ओवरडोज कर दोगे तो वो आपको नुकसान करेगा, और वही मेडिसिन अगर आप बिल्कुल सही डोज में लोगे तो वो आपको फायदा देगा। तो अगर आप योगा को एज अ मेडिसिन लोगे तो वो यकीनन आपको फायदा करेगा, ओवरडोज करोगे तो वो आपको नुकसान करेगा। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल किया था आपने, वो मेरे ज़हन से निकल गया। एक्सरसाइज का मैंने कहा डिफरेंस क्या है? हाँ, डिफरेंस आपने कहा था। देखिए, एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है, एरोबिक्स हो जाए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाए, सब चीज़ें हो जाए, लेकिन चूंकि मैं बात करती हूँ होलिस्टिक हेल्थ की, तो जब होलिस्टिक अप्रोच आती है ना तीनों लेयर्स पे काम करने की, कि जिसमें आपका मेंटल लेवल भी हो, आपका स्पिरिचुअल लेयर भी हो और आपका फिजिकल लेयर भी हो, तो मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरे एक्सपीरियंस के जो अब तक मुझे चीज़ मिली है, वो सबसे बेहतरीन टूल मुझे योगा ही मिला है। एरोबिक्स हम करते हैं, करवाते हैं, और इसमें बहुत लोग एंजॉय करते हैं, मजा आता है उन्हें, तो वो जरूर करें आप। आपको एक अगर खुशी दे रहा है एरोबिक्स करना, वो भी आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रीदिंग बढ़ती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, लेकिन वो ज्यादातर इफेक्ट करेगा सिर्फ आपकी बॉडी के ऊपर या आपके ऑर्गन्स पर, लेकिन मे भी हो सकता है मेंटल लेयर पे भी करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि जाहिर सी बात है आपके हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस भी रिलीज करते हैं, बट नॉट इन अ वेरी डीप लेवल। अगर हम एक डीप लेवल की बात करें तो जिस तरह योगा आपके माइंड तक पहुंचकर आपको रिलीज करता है और आपको हील करता है, उस तरह से आई कैन नॉट से, बल्कि समटाइम्स आप स्ट्रेस में आ जाते हो अगर आप ज्यादा एरोबिक्स कर लो या फिर आप वर्कआउट, जिसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वर्कआउट वेट ट्रेनिंग कहते हो। मेरे पास ऐसे भी बहुत से केसेस आए हैं कि वो इन सब की वजह से स्ट्रेस में चले गए, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस हो गए, उन्होंने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा प्रेशर दे दिया कि उसकी वजह से स्ट्रेस में आ गए। और स्पिरिचुअल लेयर पे तो बिल्कुल काम आई डोंट थिंक सो कि इसमें होता है, अनटिल अनलेस के अगर कोई इस तरह का डांसर हो या फिर कोई इस तरह का वो हो जो कि अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर और आर्टिस्टिक होकर अपने किसी काम को कर रहा हो, तो वो एक डिफरेंट वो है कि वो अपने उस इंगेज इतना ज्यादा उसका अवेयरनेस लेवल बढ़ाओ। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इसमें लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उस लेवल का जिस लेवल की मैं बात कर रही हूँ। तो इस लिहाज से ये इन दोनों चीजों में डिफरेंस है जो मुझे समझ में आता है कि योगा जो है वो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों लेयर्स पे काम करता है, जबकि दूसरी एक्सरसाइजेस उनकी अपनी अपनी एक अफादियत है, उनकी अपनी अपनी एक जगह है, वो उस पर काम कर रही होती है। जी रामेश। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस पर भी ब्रीफिंग दी और माशाल्लाह आपका वसी एक्सपीरियंस भी है। मैं चाहूंगा कि योगा के हवाले से अगर कोई आम इंसान स्टार्टिंग करना चाहता है तो वो किस तरह कर सकता है, और दूसरा ये कि अगर आप जो सिखाती हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन का फायदा होता है या प्रैक्टिकल आपके पास आए फिजिकली उसको आप अगर ट्रेनिंग दें तो वो ज्यादा मुफीद रहेगा, इस हवाले से देखिए रामेश, जिस तरह का अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, उस लिहाज में तो ऑनलाइन चीज़ों की तरफ मैं जा रही हूँ और स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं इंशाल्लाह आगे जो है वो कुछ फ्री मेरे डेमो क्लासेस और फ्री जो है मैं अवेयरनेस सेशंस के तौर पे भी रखूंगी, खासकर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीथोलॉजी है, क्योंकि लंग्स के लिए आजकल इम्यूनिटी, आपको पता है कि लंग्स जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसके लिए हमारे लंग्स को कितना ज़्यादा हेल्दी होना और स्ट्रेंथन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीक लंग के जो लोग हैं वो जल्दी कोरोना वायरस से जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं और उनके लिए वो हार्मफुल हो सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए जैसे ही मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है, मैं इंशाल्लाह ब्रीथोलॉजी यानी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस का आगाज करूंगी, जो कि फ्री मेरे आप फेसबुक वगैरह पे और इस पे भी लोग देख सकते हैं। और बाकी ये रहा कि यकीनी तौर पे जब आप प्रैक्टिकली सामने 1-to-1 सेशन करते हो तो उसकी तो बात ही अलग होती है, उस सेशन का इन्वायरमेंट और वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हालात ऐसे हैं, आपका डिस्टेंस लर्निंग ज़्यादा है, तो फिर ऑनलाइन सेशन भी हो सकते हैं। बस उसके लिए ये है कि स्टूडेंट को पहले ब्रीफिंग देना, समझाना यकीनी तौर पे बड़ा एक चैलेंजिंग काम हो जाता है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट समझ जाते हैं और अच्छे सेशन कंडक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन भी। और दूसरी बात आपने की कि किस तरह से शुरू किया जा सकता है, जी। तो सबसे पहले तो इस बात का बिलीव करना
کہ جی آپ تھوڑا ریسرچ کریں اس پہ تھوڑا سا. ایسا نہیں ہے کہ ماوش بات کر رہی ہیں تو ہم صرف اس کے, میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو اپنے اسٹوڈنٹ کو یہی کہتی ہوں کہ ماوش بات کر رہی ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ نے اس کے اوپر بالکل یقین کر لینا ہے. آپ کی اپنا یقین ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. جو آپ کے اندر سے کال آتی ہے نا کہ یس دس از بالکل ٹھیک, میرا کام ہے آپ کو ڈائریکشن دے دینا, میرا کام ہے آپ کو انفارمیشن دے دینا, پر اس پہ پورا یقین کرنا یہ آپ کا کام ہے. اور اس کے لیے میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ صرف کسی کی کوئی بھی ٹیچر آپ کو یا کوئی کہہ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر یقین کرو. ہاں اس کو عزت ضرور دو, اس کو مانو, لیکن اپنی ریسرچ ضرور کرو. آپ جاؤ, جا کر اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کرو اور تھوڑا دیکھو. ریسرچ مطلب کچھ اس کے ایفیکٹس اور بینیفٹس ہی نکال لیں, آپ کو ہزاروں بینیفٹس نکل کے سامنے آ جائیں گے جو کہ آپ کے مائنڈ کے لیے کافی ہوں گے. آپ نے سب سے پہلے اس بات پہ یقین کر لیا کہ یوگا آپ کو فائدہ دے گا. اس کے بعد آپ صرف اسٹارٹ لے سکتے ہیں ڈیپ بریدنگ سے ہی, کہ آپ روزانہ صرف اور صرف, آپ اگر مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف دن میں 5 سے 10 منٹ, 5 منٹ بھی اگر آپ نے کر لیا نا اپنے سارے ہیکٹک ٹائم میں سے ٹائم کو ہٹا کر, آپ صرف 5 منٹ سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد صرف خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹے رہیں اور اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ریڈ کرنے کی کوشش کریں کہ واٹس گوئنگ آن ان مائی مائنڈ, واٹس گوئنگ آن ان مائی تھنکنگ. مطلب کوئی ججمنٹ نہیں, کچھ صحیح اور غلط نہیں, صرف اور صرف یہ سوچنا ہے, یہ صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے, صرف واچ کرنا ہے, اپنی سوچوں کو واچ کرنا ہے کہ بھائی چل کیا رہا ہے میرے مائنڈ کے اندر. بس بات کی بات ہے, وہ بعد میں آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں یا غلط, لیکن اس وقت میں آپ نے صرف اور صرف آبزرو کرنا ہے اور واچ کرنا ہے. آپ اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں. یہ آپ کی میڈیٹیشن کا آپ سمجھیں اسٹارٹ ہو جائے گا آپ کا, کہ آپ ایک میڈیٹیشن کے لیول پہ جا رہے ہو. پھر آہستہ آہستہ آپ ضرور کسی یوگا ٹیچر سے کنیکٹ ہوں, آن لائن کنیکٹ ہونا ہے, آن لائن کنیکٹ ہوں, آپ کے آس پاس کوئی ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں. آپ کنیکٹ ہونے کے بعد ہلکی پھلکی ایکسرسائز اسٹارٹ کریں جس کو ہٹا یوگا کہتے ہیں, بیسک یوگا. فوراً سے انٹرمیڈیٹ یوگا کی طرف نہ جائیں, پہلے ہٹا یوگا کی طرف آئیں, دیکھیں کہ آپ کی باڈی رسپانس کیسا کر رہی ہے. اگر باڈی اچھا رسپانس کر رہی ہے, آپ کا ٹیچر کہتا ہے کہ آپ اچھا رسپانس کر رہے ہو, تو ود ان 1 month آپ انٹرمیڈیٹ پہ بھی جا سکتے ہو. تو وہ آپ کا ٹیچر ہی آپ کو گائڈ کرے گا صحیح سے. اور باقی یہ ہے کہ یوٹیوب وغیرہ پہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اوپر آپ ڈپینڈ کر کے اس کو جائیں. آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ یا تو گھر پہ خود اس طرح سے کریں, یا پھر آپ کسی ٹیچر کو ہائر کریں یا دیکھیں. جی رامیش. اچھا, ابھی ہمارا ٹائم بھی پورا ہونے جا رہا ہے اور آپ کو یقیناً بہت بزی ہیں آپ کی, تو ابھی میں چاہوں گا تو یہ جو یوتھ کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی, یوتھ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے اور اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, تھوڑا سا اس متعلق بتا دیں. دیکھیں پلاننگ تو ہے کافی ساری, بس اللہ تعالیٰ کامیاب کریں اور اس چیز میں کہتے ہیں نا اثر ڈالے اس دعا کے ساتھ. پلاننگ یہ ہے کہ یوتھ جو ہے نا, جب آپ آبزرویشن کریں یوتھ کی, آپ خود بھی دیکھیں تو آئی فیل کہ ہماری یوتھ, ہمارے لوگ جن ڈائریکشنز پہ ہونا چاہیے ان ڈائریکشنز پہ نہیں ہے, جس سوچ پہ ان کو ہونا چاہیے اس سے اس پر نہیں ہے. جب یہ چیز دیکھا جائے تو اندر سے ایک کال آتی ہے کہ بھائی ان کو کسی طریقے سے, انسان صرف یہی کر سکتا ہے کہ اپنی انفارمیشن ان تک دے دے, اپنا میسج ان تک پہنچا دے. آخری ڈیسیجن تو پھر انسان کا آخری ہی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو 21st سینچری اسکلز ہیں, میں نے اس کے اوپر ایک سیشن بھی کیا تھا جو کہ ریسرچ بیس ہیں, وہ تو انہوں نے ایک ریسرچ بیس کر کے آپ کو دکھا دیا, بٹ ہر انسان جو کہ کسی پروفیشنل لائف میں ہے اور تھوڑا آبزرویشن اچھا ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمیں ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے, چاہے وہ پروفیشنل ہو چاہے وہ گھریلو زندگی ہو, ہمیں کچھ اسکلس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جیسے آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ہے, میں سب سے پہلے اس میں رکھوں گی کانفیڈینس بلڈنگ. اگر میں چلے اسی کو لے کے آ جا, باقی تو کافی ساری اسکلز ہیں وہ 8-10, لیکن اس میں سے اگر میں بات کروں کہ کانفیڈینس بلڈنگ, اگر ہم بچوں کو یا یوتھ کو ابھی سے کانفیڈینس دینا چاہیں اس چیز کا, تو کہ ان کی آگے آنے والی لائف میں وہ بڑا امپروومنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ یہ ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے, ان کے کانفیڈینس کو گروم کیا جائے, انہیں آگے آنے کا موقع دیا جائے, اور سب سے زیادہ انہیں بولنے کا موقع دیا جائے, اور صحیح ٹاپکس پہ بولنے کا موقع دیا جائے. اس سے ان کا کانفیڈینس ڈیولپ ہوگا. ہمارے پاس, ہمارے بچوں میں, پاکستانی بچوں کے اندر میں نے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے کانفیڈینس کی بہت کمی دیکھی ہے. بس وہ بچے جو کہ کسی ہائی فائی اسکول میں پڑھتے ہیں, تو شاید ان کا کچھ پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ ان کا وہ پھر اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, آئی کین سے دیٹ. تو یہ جو ایک بیلنس ہے کہ زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی نہ ہو اور کانفیڈینس ایک اچھا سا ڈیولپ ہو, تو ان کی ٹریننگس کی جائیں. ٹریننگس کا مطلب دیکھیں, میں بالکل نیچرل ٹریننگ پر بلیو رکھتی ہوں.
मैं ट्रेनिंग्स को कैसे देखती हूँ कि आप उन्होंने पीपी ट्रेनिंग्स कैसी होती हैं, 4 घंटे का सेशन है, पीपीटीज लगाई गई हैं, बहुत खूबसूरत, उसके अंदर मुश्किल अल्फाज हैं जो कि आई थिंक बच्चों को उस वक्त समझ नहीं आ रहे। तो मेरा ये बिलीव है कि आप बिल्कुल नेचुरल वे से, बिल्कुल आसान लफ्जों के साथ, कोई मेडिकल टर्म्स के साथ या फिर कोई हाई फाई साइंटिफिक टर्म्स के साथ बच्चों को ट्रेन ना करो, वो फिर भूल जाते हैं उस चीज को, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बनाकर उनको डेली लाइफ के अंदर वही चीज सिखाओ। अब मैं क्रिटिकल थिंकिंग की बात करती हूँ। अब क्रिटिकल थिंकिंग नाम से तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उन बच्चों को इस तरह से बात की जाए, उनसे यूथ को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि पहले उन्हें आसान लफ्जों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बताई जाए और उनको एक्सपेरिमेंट कराई जाए, और फिर बाद में उनके सामने ये नाम लिया जाए कि ये क्रिटिकल थिंकिंग है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैं इस नेचुरल प्रोसेस को लेके आगे चलना चाहती हूँ, रैदर देन के मैं जो है वो कोई बहुत साइंटिफिकली और बहुत ज्यादा चीजों को लेके ऑडियंस को या फिर यूथ को कंफ्यूज करूं। कुछ ऐसा करूं और अपनी टीम के साथ कुछ ऐसा करवाऊं कि जिसके रिजल्ट वाकई आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करके जाएं स्टूडेंट्स। जी अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, जिस तरह आप माशाल्लाह रवानी से बोलती हैं, कॉन्फिडेंस है, और अल्लाह आपको मजीद कॉन्फिडेंस दे, और हर चीज़ पे आपका मतलब एक्सपर्ट है, जो भी आपसे सवाल मैंने किया आपने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। ये कहाँ से सीखा, कौन सा आपका उस्ताद है, टीचर है, या आपकी तरबियत ऐसे हुई जैसे घर में इंसान की तरबियत होती है, या बाहर की ट्रेनिंग ली, कैसे सीखा? अगर आप बताना चाहें इस हवाले से 1-2 मिनट का आप बता देंगे। देखें रामेश, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं बार बार आपसे ये बात कह रही हूँ कि डायरेक्शंस आपको मिलती हैं, कोई भी टीचर, कोई भी लोग आपको डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं, लेकिन अंदर से जो लर्निंग होती है ना, सेल्फ लर्निंग, वो अपने इंसान के अंदर होती है। आप ये कह सकते हैं कि शायद कुछ मेरी फितरत में ये चीज शामिल थी बचपन से ही कि मैं बहुत ज्यादा सवाल करने वाले बच्चे नहीं होते जो सारा टाइम दिमाग खा के रखे हैं पेरेंट्स का, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हाँ, वो मैं उस टाइप की बच्ची थी, अपनी फैमिली के लिए बड़ी परेशान। कोई मूवी देख रहे हो तो मैं मूवी कम देखने देती थी, और मेरे कोई 1000 सवाल बीच में होते थे, इसने ऐसे क्यों कहा, इसने ऐसे क्यों किया। तो ये इंक्वायरी वाला सिलसिला हमेशा से मुझ में रहा। तो मैं डायरेक्शन अपने टीचर से हमेशा से लेती रही और रिस्पेक्ट करती रही। मैंने हर टीचर की, कभी भी मैं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गई। मैंने हर टीचर की बात को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो किसी भी ग्रोह से ताल्लुक रखते हो, मैंने उनकी बात को हमेशा रिस्पेक्ट से सुना, और उस सुनने के बाद अपने दिमाग को जरूर आजमाया कि भाई मेरा दिमाग इस बारे में क्या कहता है, और उसके लिए मैंने क्या किया, रिसर्च की, पढ़ाई की, मालूम किया कि भाई इस चीज, और फिर मेरे दिमाग ने जो एक्सेप्ट किया उसको अपनी जात का हिस्सा बना दिया। तो आई थिंक सबसे ज्यादा बेस्ट लर्निंग जो है ना, वो यही तरीका होती है। एक तो सबसे पहले जो ये वाली यूथ के अंदर या किसी में ये चीज आ जाती है ना कि किसी से आपको अगर पसंद नहीं है तो आपने उसको रद्द ही कर देना है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा नुकसान इंसान उठाता है। कभी कभी वो इंसान आपको बहुत अच्छे सबक दे जाता है, कभी कभी वो इंसान आपको ऐसी लर्निंग दे जाता है जो कि आपका कोई अपना आपको वो लर्निंग नहीं देता। तो ऑब्जर्वेशन अपनी हाई रखें और ऐसे लोगों से भी सीखें, सीखने हमेशा जारी रखें, सीखने का अमल जारी रखें, सेल्फ लर्निंग करें, तो ये खुद ब खुद ही आप में आ जाता है। और अगेन आप बोलने की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, मुझे तो अभी भी बहुत लैकिंग्स लगती है जब मैं बात करती हूँ कि यार मैंने शायद ये गलत बोल दिया हो, लेकिन मोहतात होकर बोलना, और ये सब तो आई थिंक लेक्चर, मैं क्योंकि मेरा ऐसे इदारों से ताल्लुक में रही हूँ, मैं लेक्चर डिलीवर करती हूँ, तो वो जो एक लेक्चर डिलीवर करने के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया। बाकी आप लोगों की सबकी अप्रिसिएशन है जो आप लोग इतना समझ रहे हैं और कह रहे हैं, अदरवाइज बस ऐसे ही है ये सब कुछ। अच्छा, आखिर में हम हमेशा की तरह जो भी हमारा गेस्ट होता है हम कहते हैं कौन सा ऐसा पॉजिटिव मैसेज देंगी। सो आपसे ये मैसेज है कि आप कौन सा ऐसा मैसेज देंगे जो नाज़रीन देख रहे हैं, यकीनन बाद में भी देखेंगे, और ऐसी पॉजिटिव, आपने सारी पॉजिटिव माशाल्लाह बातें की, लेकिन मैसेज ऐसा हो, मुख्तसर हो लेकिन मुख्तसर हो। बहुत ये एक मेरा मैसेज जो कि मेरा विजन है, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, कि जिंदगी जो है ना बहुत छोटी सी है। अगर आप इसके ऊपर देख ऑब्जर्व करना शुरू कर देना, तो ये 4 दिन की जिंदगी मुहावरा ऐसी ही नहीं है, वाकई जिंदगी बहुत छोटी सी है। अगर आज मैं याद करने बैठूं, मुझे लगता है कल की बात थी जब मैं बहुत छोटी सी हुआ करती थी अपने वालिद साहब की गोद में, अपनी वालदा की गोद में, और आज जिंदगी के आधे वक्त को जो है ना, अगर एक एज की बात करें तो मैं गुजार चुकी हूँ। तो आई फील कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, इस बात को कहें नहीं, इस बात को ओन करें। जब आप इस बात को ओन करने लगेंगे तो आप हर मिनट ये सोचेंगे कि मैं जिंदगी का लम्हा किसी भी बेकार एक्टिविटी में जाया ना करूं। आपके अंदर अगर ये थिंकिंग डेवलप हो गई, और तो आप हर लम्हा इस सोच में रहते हो कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूं, या कम से कम
कुछ बुरा ना करूं, कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो कम से कम कुछ बुरा ना करूं। और आप जब ये सोचने लगोगे तो आप खुशियों की तरफ जाओगे। तो बस जिंदगी बहुत छोटी सी है, खुश रहें और दूसरों को जरूर खुश रहने दें, दूसरों की खुशियों पर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी जो असल खुशियां हैं वो इसी चीज से जुड़ी हैं कि आप दूसरों को खुश रखें। जी राम जी मावेश कुतुब साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, इंतहाई मशकूर है कि आपने टाइम दिया। और आखिर में आपने बहुत, वैसे सारी बातें अच्छी कही, लेकिन आखिर में ये बात है, एक तो खुश रहो और खुश रहने दो। दूसरा ये कि आप जो लर्निंग स्किल होना चाहिए और उस पर जो बातें आपको अच्छी लगी उस पर अमल करें, अगर अच्छी नहीं लगती तो उस पर तनकीद का भी निशाना नहीं बनाए। और तीसरा ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसी पॉजिटिव चीज लग रही है तो उसको डिलीवर करो और लर्निंग स्किल हो। माशाल्लाह आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी। वक्त की किल्लत की बजाय हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। हम चाहेंगे कि दोबारा भी आपसे रब्ता रखें और एक सेशन 1 घंटे का हम करेंगे, उसके लिए हम आपसे फिर स्पेशल टाइम लेंगे। तब तक के लिए एक मरतबा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रमेश कुमार BM को दिए जाएगा इजाजत। अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज।